बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज का दूसरा लेक्चर जो है वो ऑन होने जा रहा है। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन लिया था कि उसके मुख्तलिफ हिस्सों को क्या कहते हैं। देन हमने शीट फॉर्मेटिंग की थी और उसमें ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो शीट टैब के ऊपर आता कि शीट टैब को किस तरह रीनेम किया जाता है, नई शीट कैसे इंसर्ट की जाती है और शीट का टैब कैसे चेंज किया जाता है और अगर कोई फालतू शीट है तो उसको डिलीट कैसे किया जाता है। गुज़श्ता लेक्चर जो वो हमारा यहाँ तक था और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉलम्स की तादाद कितनी होती है और रोज की तादाद जो है वो कितनी होती है और हर कॉलम का एड्रेस होता है जिसको कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, सीआर फॉर्म में। पहले आप जो कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर रो का नाम लिखते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे ये सेल है, इसका एड्रेस हम कहाँ देखेंगे, फार्मूला बार के पहले हिस्से में जिसको नेम बॉक्स कहते हैं वहां पे आपको सेल एड्रेस भी इसको कहते हैं, सेल रेफरेंस भी इसको कहते हैं और सेल नेम भी इसको कहा जाता है। इस सेल का रेफरेंस है N16, यानी इसका N कॉलम है और इसकी रो कौन सी है, 16। तो ये तो चीजें हमने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर जो कवर की थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शीट को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसमें मुख्तलिफ काम हम परफॉर्म करेंगे। इसमें सबसे पहला काम जो है वो सिलेक्शन का है, हाउ टू डू सिलेक्शन। यानी कि सिलेक्शन जो है वो कहाँ की जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो देन सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक सेल से लेके एक पूरी शीट तक जो सिलेक्शन किस तरह की जाती है। ये हमारे आज के जो लेक्चर का पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में हम नई अगर हमें कॉलम या रो इंसर्ट करनी पड़ गई है वो भी आपको बताऊंगा कि किन हालात में इसकी जरूरत पड़ सकती है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी रो या कॉलम को डिलीट करना पड़ गया तो वो कैसे करेंगे। और देन यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कमांड होती है, हाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा यानी प्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैं एग्जाम्पल के साथ इसको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, हाइडिंग और अनहाइडिंग। तो चलते हैं आज के पहले हिस्से की तरफ और वो है सिलेक्शन के बारे में। स्टूडेंट ये आपके सामने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल की एक फाइल जिसको बुक कहा जाता है वो ओपन है और हम उसके शीट नंबर 1 पे खड़े हैं और शीट नंबर 1 के अंदर सेल नंबर N16 इस वक्त एक्टिव सेल है। स्टूडेंट दो तरह के सेल होते हैं, एक्टिव सेल और पैसिव सेल। ठीक है जी, ये भी नोट कर लें, एक्टिव सेल और पैसिव सेल। वो सेल जिसके ऊपर आपका इस वक्त कंट्रोल होता है उसको कहते हैं एक्टिव सेल। और उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है कि वो उसके गिर्द ऐसे ब्लैक कलर का बॉर्डर जो लगा होता है। यानी इस वक्त जो है वो हमारा एक्टिव सेल जो कौन सा है, N16। वो हमें नेम बॉक्स से जो पता लगा और यूं भी हम देख के बता सकते हैं। अब अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन का बड़ा आसान तरीका है कि जहां से आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहां पे चले जाएं और माउस का बटन दबा के उसको ड्रैग करते जाएं। ये सारा हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसकी सिलेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, इसकी सिलेक्शन को पढ़ने का तरीका यह है कि आप कहेंगे मैंने B5 से लेके I27 तक जो है वो रेंज को सिलेक्ट किया। ठीक है जी, B5 से लेके I27 तक। और इसको लिखेंगे कैसे, एक सेल को लिखने का तरीका तो आपको बताया वो क्या है जी, B5 यानी ये एक सेल लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने रेंज लिखनी है तो क्या करेंगे, B5 और फिर उसके बाद ये डालेंगे कॉलम साइन। B5 से लेके I27 इसको कहते हैं रेंज। ये है सिंगल कॉलम और ये है रेंज। इसका मतलब यह है कि B5 से आपने सिलेक्शन शुरू की है और आखिरी सेल आपका कौन सा है, I27। ये देखें यहाँ पे ये B5 है और ये I27, इसके दरमियान सिलेक्शन जो है वो हुई। अब ये कंटिन्यू सिलेक्शन है। सिलेक्शन करने का फायदा क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम सेल्स के ऊपर मैं एक जैसा रंग जो भरूं तो बजाय हर एक सेल को अलग अलग सिलेक्ट करके आप उसको फिल करें, आप एक ही दफा उनमें सिलेक्शन जो है वो करके तो उसमें कलर जो फिल कर सकते हैं या और आपने कोई काम करना है तो ये सिलेक्शन का फायदा होता है। अब स्टूडेंट ये जो है ये है कंटिन्यू सिलेक्शन, यानी तमाम सिलेक्शन आपस में जुड़ी हुई है। सिलेक्शन की एक और फॉर्म भी होती है जिसको डिस्क्रीट सिलेक्शन कहते हैं, यानी 4 सेल ये वाले, 4 सेल ये वाले और 4 सेल ये वाले, इनको अगर आपने इकट्ठा सिलेक्ट करना है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है कि पहली सिलेक्शन आप जो कर लें नॉर्मल तरीके से माउस का बटन दबा के, जब वो सिलेक्ट हो जाए तो माउस का बटन छोड़ दें। अब आपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबा लेना है, उसको दबा के रखना है और अगली जो सिलेक्शन है वो आपने करनी है। तो ये देखें ये मैंने डिस्क्रीट सिलेक्शन की है, यानी ये सिर्फ जो ब्लू कलर के हुए हैं ये इससे सिलेक्टेड हैं।
बाकी इनके दरमियान में कोई सिलेक्शन नहीं, और अगर इनके ऊपर मैं फिल करता हूं तो सिर्फ यही फिल होंगे। इसको मैं अपनी जुबान में कहता होता हूं डिस्क्रीट सिलेक्शन। अक्सर आपको फॉर्मेटिंग करते हुए, शीट की फॉर्मेटिंग करते हुए डिस्क्रीट सिलेक्शन की जरूरत जो है वो पड़ेगी, और वो हमने देखा कि कंट्रोल के बटन के साथ होती है। ये मैंने कंट्रोल जेड किया, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, अनडू की कमांड है। तो ये तो हो गया एक सेल और फिर एक से ज्यादा सेल। अब अगर आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो क्या आप यहां से माउस के बटन के जरिए जो करेंगे, क्योंकि ये तो जाएगा 65,536 तक, इस तरह तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक आसान हल है, वो क्या है? उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे कहा जाता है कि कॉलम डी को सिलेक्ट करें, तो आप क्या करेंगे, जहां डी लिखा हुआ है वहां जो क्लिक करेंगे, तो ये एकदम से पूरा कॉलम जिसमें कितने सेल आ रहे हैं, 65,536, एक क्लिक करने से 65,536 सेल सिलेक्ट हो गए हैं इस सिंगल क्लिक की वजह से। अब अगर आपको कोई और कॉलम कहा जाता है, से कहा जाता है जे कॉलम सेलेक्ट करें, तो आप जे पे क्लिक करें। तो अगर दो इकट्ठे कॉलम सेलेक्ट करने तो फिर क्या करेंगे, पहले कॉलम पे आगे माउस का बटन दबा लेंगे, फिर उसको ऊपरी हिस्से में ड्रैग करते जाएंगे। ये मैंने क्या किया है, 4 कॉलम सेलेक्ट करनी है, सी डी ई और एफ। तो ये है कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका विद अ सिंगल क्लिक। अब इसी तरह अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है, पूरी रो, अब एक रो में कितने सेल आएंगे, अगर इस तरह सेल गिने तो कितने बनते हैं, 256। तो एक रो सिलेक्ट करने से आपके कितने सेल सिलेक्ट होंगे जी, सॉरी 256। तो मुझे कहा जाता है कि रो नंबर 10 को सिलेक्ट करें, तो मैं क्या करूंगा, 10 के ऊपर जो क्लिक करूंगा तो रो नंबर 10 जो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर कहा जाता है रो नंबर 2 सिलेक्ट करें, तो मैं 2 पे क्लिक करूंगा, और अगर रेंज बताई जाती है तो मैं स्टार्टिंग पे रख के माउस का बटन दबा के आखिर तक आऊंगा। अब मैंने रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 15 के दरमियान जितने सेल आते हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। सो हमने एक सेल से शुरू किया, फिर कॉलम देखा, फिर रो देखी। अब आते हैं पूरी शीट की तरफ। अगर आपने पूरी शीट सिलेक्ट करनी है, होल शीट सिलेक्ट करनी है, तो उसका एक तो तरीका है हमारे पास, आपको पता है, एडिट मेन्यू में सिलेक्ट ऑल की कमांड होती है। ठीक है जी, वो आप कंट्रोल ए दबाएं तो पूरी शीट सिलेक्ट होगी, यानी 65,536 रोज जरब 256 सारे सिलेक्ट हो गए कंट्रोल ए दबाने से। अब इसका एक तरीका और भी है, वो ये है कि ए और 1 के दरमियान ये आपको एक खाली सा हिस्सा मिल रहा है जिसके ऊपर ये प्लस का निशान बन रहा है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल का काम करेगा। पूरी शीट आपकी जो है वो क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है इस सिंगल क्लिक की मदद से। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि हमने एक सेल से शुरू किया और फिर रेंज देखी, फिर कॉलम देखा, फिर रो देखी, और देन फाइनली पूरी शीट को जो है वो सिलेक्ट करने का तरीका सीख लिया। ठीक है, सो ये सिलेक्शन वाला हिस्सा हमारा हो गया कंप्लीट कि हाउ टू डू सिलेक्शन। आ गया हाउ टू डू इंसर्शन। अब इसके लिए मिसाल मैं आपको देता हूं कि आपने यहां पे डाटा एंटर किया। देखें, सेल में डाटा एंटर करने का तरीका यह है कि आप उस पर क्लिक करें और लिखना शुरू करें। याद रखिएगा, सेल में दो तरह की एंट्रीज जो की जा सकती है। ठीक है जी, यूजर कैन एंटर टू टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। कौन सा जी, टेक्स्ट और न्यूमेरिक। या तो आपका डेटा न्यूमेरिक होगा या आपका डेटा टेक्स्ट होगा। तो याद रखें, अगर आपने सेल के अंदर कोई नंबर लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसके राइट साइड पे चला जाएगा, और अगर वो टेक्स्ट है, यानी आपने लिखा जी 1-12, तो क्या ये नंबर रहता है? नहीं, ये उसने डेट बना दी। लेटर ऑन आपको मैं बताऊंगा। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए बाय डिफॉल्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि नंबर जो है वो अक्सर ये वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई सेल के अंदर अगर आप नंबर एंटर करें तो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है। वैसे तो आप यहाँ से इसकी कुछ एंटर भी कर सकते हैं, एफ कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नंबर है उसकी लोकेशन होती है राइट, और जो टेक्स्ट होता है उसकी लोकेशन होती है लेफ्ट। अब बिलफर्ज आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा एड्रेस, यहाँ पे लिखा CNIC। थोड़ी देर बाद आपको याद आती है, जब आप तकरीबन 400-500 एंट्रीज जो कर चुके होते हैं, आपको याद आती है कि इनके तो फादर नेम भी लिखने हैं। अब एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे फादर नेम लिखें, लेकिन जो आपसे काम करवा रहा है वो कहता है नहीं, मुझे यहाँ इन दोनों के दरमियान में ही फादर नेम चाहिए। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना होगा, जो मैंने यहाँ पे बात की कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम।
ठीक है जी। तो कॉलम कैसे इंसर्ट होगा उसका तरीका आप देख लें। आप ये करेंगे, कॉलम जो भी आप इंसर्ट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट, अच्छा ध्यान में रखिएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा। यानी अगर आप इस पे रह के इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, आपके बाईं जानिब ये नेम और एड्रेस के दरमियान एक कॉलम आ जाएगा। तो मैं सी कॉलम को सिलेक्ट करके इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे और आपने क्या इंसर्ट करना है जी, कॉलम इंसर्ट करना है। ये जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है ये चला जाएगा राइट साइड पे और उसकी जगह एक नया कॉलम आ जाएगा जिसके ऊपर आप फादर नेम एंटर जो है वो कर सकते हैं। एक चीज स्टूडेंट ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कहा जाता है कि इन दो के दरमियान 5 कॉलम इंसर्ट करें तो क्या एक एक करके इंसर्ट करेंगे? नहीं, आप 5 कॉलम को सिलेक्ट करके याद रखेंगे जितने भी कॉलम आपने सिलेक्ट किए होंगे इंसर्ट करने से उतने ही कॉलम इंसर्ट होंगे। देखें इनके दरमियान हमने कॉलम किया, 5 सिलेक्ट किए हुए थे तो 5 ही कॉलम इंसर्ट हुए। समझ आ गई चीज? एक तो कॉलम बाई साइड पे इंसर्ट होगा, जितने कॉलम आपने सिलेक्ट किए होंगे उतने ही कॉलम वो इंसर्ट करेगा। अब बिलफर्ज इस तरफ 1 2 3 5, 3 और 3 के पास 5, हमें एक रो चाहिए 5 और 3 के दरमियान। जिस तरह कॉलम जो है वो इंसर्ट करने से बाई जानिब आता है, इसी तरह रो जहां पे आप खड़े होते हैं उससे ऊपर इंसर्ट होती है। तो आप क्या करेंगे, 5 को सिलेक्ट जो कर लेंगे, देन इंसर्ट में क्या करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किया तो देखें रो आ गई उसके दरमियान में। तो सेम उसी तरह अगर आपने 3 रोज जो सिलेक्ट की, देखें मैंने आपने 3 रोज सिलेक्ट किए और अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो 3 ही वो इंसर्ट किए उसने। समझ आ गई चीज? तो जितनी आपने सिलेक्शन की होगी उतनी इंसर्शन होगी। ये काम शॉर्टकट तरीके से मैं आपको जो करके दिखाता हूँ, ये मैं अनडू कर रहा हूँ जिसे हमने कंट्रोल जेड का नाम दिया हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है इंसर्ट। जो चीज आपने सिलेक्ट की होगी वही इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, रो सेलेक्ट किया तो रो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 3, तो मैं 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है इंसर्ट, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। सो हमने देख लिया कि रो कैसे इंसर्ट होती है और कॉलम कैसे इंसर्ट होता है। शीट तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि इंसर्ट कैसे होती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी, वो है जी डिलीशन, यानी कोई फालतू चीज है। अमूमन ये स्टूडेंट ध्यान में रखें कि डाटा जो एक दफा इंटर हो जाए कभी भी उसको डिलीट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको कहता है कि भाई मुझे ये जो खाली कॉलम है इसको डिलीट कर दें, तो कोई मसला नहीं, आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करें और एडिट मेन्यू में डिलीट की कमांड पे क्लिक करें, कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह ये रो डिलीट करनी है तो वही काम जो आपने वहां से किया वो आप यहाँ राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, इंसर्ट के नीचे लिखा हुआ है डिलीट। तो आप कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं और कॉलम डिलीट भी किए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब अगली कमांड स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और अगर आपको उसका पता लग जाए तो उसके बेशुमार फवायद आपको अभी जो पता लगेंगे। मैं यहाँ पे कोई डाटा एंटर करता हूँ जी, XYZ ABC, चले हम नाम लिख लेते हैं, फैसल जावेद अकरम तोसीफ जमील अफजाल। ठीक है जी। और इनके आगे हम कोई एड्रेसेस भी लिख लेते हैं, मीरपुर मीरपुर। अच्छा, एक्सेल में ही देखें डाटा एंट्री के लिए एक्सेल बड़ा मुफीद है। आप जब एंट्री करते हैं और वो एंट्री अगर दोबारा नीचे रिपीट हो, वही एंट्री आप लिख रहे हो तो वो आपको फौरन ऑप्शन भी दे देता है। ठीक है, यानी मैंने ऊपर एक दफा मीरपुर लिखा हुआ है तो अगर मैं नीचे एम दबाऊंगा तो वो मुझे ऑप्शन दे देगा। अगर मैंने वही ऑप्शन रखनी है तो मैं एंटर दबाऊंगा, एंट्री खुद बहुत होती जाएगी। जो एंट्रीज ऊपर हो चुकी हैं वो आपको ऑप्शन में वो देगा। एक और यहाँ पे शॉर्टकट की नोट कर लें स्टूडेंट, अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू सेम रिपीट करनी है नीचे तो कंट्रोल डी दबा दें, इसे कहते हैं डुप्लीकेट सेल। कंट्रोल डी दबा दें, यहाँ नीचे भी मैंने जो कोड डी लिखना है तो बजाय लिखने के कंट्रोल डी दबा दें, इसे कहते हैं डुप्लीकेट जो करना। ठीक है जी। और यहाँ पे अब इसका हमने निकालना है प्रिंट, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। अभी आपको ये प्रिंट प्रीव्यू में देखें ये लाइनें नजर नहीं आ रही है, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये लाइनें प्रिंट में नहीं आएंगी क्योंकि दीज लाइंस आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। ठीक है जी। वो बाद की बात है कि अगर हमें लाइनें चाहिए तो लाइनें किस तरह आएंगी। अभी सरे 10 जो सवाल है उसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डमी से नंबर जो लिख देता हूँ, ठीक है जी, ताकि मैं इसको समझा सकूं। जो अगला हमारा टॉपिक है हाइडिंग और अनहाइडिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। हाइड और अन, हाइड का मतलब होता है छुपाना और अनहाइड का मतलब छुपे हुए को जाहिर करना, और ये अप्लाई होता है
रोज और कॉलम्स के ऊपर। क्यों अप्लाई होता है ये देखें। हमने ये चीज तैयार की, हम इसका प्रिंट निकालने से पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। जब प्रिंट प्रीव्यू आता है तो प्रिंट निकलवाने वाला ये कहता है कि भाई मुझे प्रिंट में एड्रेसेस नहीं चाहिए। अब एक हाल तो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू देखें, एड्रेस जो खत्म हो गए। अब इमेजिन करें कि ये 6 रिकॉर्ड नहीं है बल्कि 6000 रिकॉर्ड है। आधे घंटे बाद वो दोबारा आ जाता है, कहता है जी मुझे यही प्रिंट निकाल के दो लेकिन उसमें एड्रेसेस भी शामिल हों। अब अगर आपने डिलीट, ये तो मैंने अंडू कर दिया, लेकिन अगर आपने डिलीट करके प्रिंट निकाल के सेव करके फाइल रख दिया तो इसका मतलब है आपके 6000 एड्रेसेस ज़ाया हो गए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं इसको डिलीट अगर मैंने कर दिया तो फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाता है, तो मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करके उसके अंदर दोबारा 6000 एड्रेस लिखने पड़ेंगे। अब ये तो फिर अकलमंदी वाली बात ना हुई, और ये तो फिर अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर है तो फिर उसका फायदा भी ना हुआ। तो फिर उसका हमें क्या ऑप्शन है, उसका ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट ये है कि हम हाइड कर सकते हैं। जो चीज आप हाइड कर देंगे शीट के अंदर वो प्रिंट में नहीं आएगी लेकिन मौजूद रहेगी। लेटर ऑन आप उसको दोबारा अनहाइड करके तो उसका फायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो बिलफर्ज हमें वो कह रहा है कि मुझे एड्रेसेस जो प्रिंट में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम सी को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आके आ जाएंगे कॉलम के ऑप्शन के अंदर और वहां पे लिखा होगा हाइड। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप सिलेक्ट करके उधर ही राइट क्लिक करें तो ये लिखा होगा हाइड। ठीक है जी। तो आप दोनों तरीकों से भी कर सकते हैं। शुरू में आप इसको हमेशा प्रॉपर तरीके से जो प्रैक्टिस करें। हाइड किया, अब ये गया छुप। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो वो नहीं आएगा, प्रिंट में नहीं आ रहा क्योंकि हाइड हो गया। प्रिंटर के लिए वो ऐसे ही है जैसे वो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है जी। अब थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस आके कहता है जी मुझे एड्रेसेस भी चाहिए, तो कोई मसला नहीं, हम जिन दो सेल्स के दरमियान हाइडिंग हुई हुई है, यहाँ बी और डी के दरमियान हाइडिंग हुई हुई है, इनको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट मेन्यू में जाके कॉलम में जाके क्या करूंगा, अनहाइड कर दूंगा, तो वो चीज वापस आ जाएगी। अब इसी तरह वो कहता है कि मुझे सिर्फ 3 लोगों के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बाकी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखें सिर्फ 3 लोगों का रिकॉर्ड शो हो रहा है और इन्हीं का ही जो प्रिंट निकलेगा। बाद में मुझे दोबारा जरूरत पड़ती है तो अच्छा एक चीज और कि कोई आपका वाइवा ले रहा है और कहता है कि देखेंगे सीट में हाइडिंग हुई है या नहीं हुई, तो कैसे पता लगेगा कि देखें 1 2 3 4 के बाद एकदम से 8 आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे हाइडिंग हुई हुई है। इस तरह आप उसको जो बता सकते हैं। तो मैं 4 और 8 को इकट्ठा सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू में जाके रो में जाके उसको क्या कर दूंगा, अनहाइड कर दूंगा, तो वो सामने आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब अक्सर एक और चीज वाइवा में पूछी जाती है कि अगर आपसे पहला कॉलम हाइड हो गया, यानी आपने या खुद हाइड किया या एग्जामिनर ने हाइड किया, और कहता है इसको अनहाइड करके दो। अब बी के उस तरफ तो कुछ भी नहीं है जिसको आप सिलेक्ट करें, तो इसका हल क्या है, इसका हल यह है कि बी के साथ ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर जो राइट क्लिक जो करके आप अनहाइड करेंगे तो वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई रो नंबर 1 को हाइड कर देता है तो उसको भी आप क्या करेंगे, ये 2 के ऊपर जो एक लाइन आ रही है एग्जैक्ट उसके ऊपर जो राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं जो है वापस आएगा। सो ये हो गया हमारा आज का आखिरी टॉपिक जो कि था हाइड और अनहाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग जो कि कंपोजिंग करते हैं और प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंट प्रेस उन्हें रखे हुए हैं और वो डाटा गैदरिंग भी करते हैं और उसी डाटा को शफल करके उन्होंने प्रिंट निकालने होते हैं, तो देन हाइड और अनहाइड की कमांड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट उसके बाद अगली जो चीज आज हम जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है वो है हाउ टू डू रीसाइज। ठीक है जी। अगला ऑप्शन है जी हाउ टू डू रीसाइज, कि रीसाइजिंग जो है वो कैसे की। ये नीचे वाला आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। हाउ टू डू रीसाइज किसको जी, रो एंड कॉलम, और कॉलम को रीसाइज कैसे करना। अब ये रीसाइज है क्या, इसको पहले गौर से देखें। स्टूडेंट आपने देखा यहां जितने भी सेल आपको नजर आ रहे हैं सबका साइज बिल्कुल बराबर है। अब साइज में दो चीजें होती हैं, दाएं से बाएं जो होती है इसको चौड़ाई कहते हैं, यानी कॉलम वाइज आप जो चीज गिनते हैं उसको चौड़ाई कहते हैं, और रो वाइज ऊपर से नीचे जो आप गिनते हैं इसको हाइट कहा जाता है। तो हर सेल का साइज बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब है कि इनकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, तो पहले से सेट शुदा वैल्यू है जो सबकी बराबर है। वो भी नोट कर लें कि रो की जो हाइट होती है, ठीक है जी, इसमें दो चीजें होती हैं, हाइट और विड्थ।
हाइट और विड्थ। ठीक है जी, हाइट होती है जी 12.7 पॉइंट, और ये इसकी यूनिट होती है पॉइंट्स, 12.75 पॉइंट्स, और विड्थ होती है जी 8.43 पॉइंट्स पीटीएस। अब ये मुझे कैसे पता लगा? एक तो मैं काफी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बार बार जो पढ़ा पढ़ा के चीजें याद हो गई हैं। दूसरा, ये आप देख भी सकेंगे कि अगर आपने इस कॉलम की विड्थ जो देखनी है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में आए और कॉलम के अंदर आपको मिलेगी विड्थ। तो विड्थ कितनी है जी? 8.43 पॉइंट, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप रो सेलेक्ट करें तो रो के अंदर आपको मिलेगी हाइट, फॉर्मेट रो, और हाइट कितनी है? 12.75 पॉइंट्स, ठीक है जी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाइट 12.75 पॉइंट्स और विड्थ कितनी होती है। अब इसकी रीसाइजिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, अभी ये भी आपको पता लग जाएगा। देखिए यहां पे मैंने लिखा नैन, अब इसको मैं चेंज करके यहां पे मैं लिख रहा हूं फादर नेम, और यहां पे मैंने लिखना है एड्रेस। अब फैसल महमूद जावेद अख्तर अकरम सुहेल तौसीफ अहमद जमील अहमद और अफजाल अहमद, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें तो जो इस सेल की लिखाई है वो इसकी चौड़ाई से बाहर निकल गई है। अब अगर यहां पे मैं इसका फादर नेम लिखूंगा महमूद अहमद, तो वो जो नेम है वो देखें आधा कहीं गायब हो गया, हालांकि लिखा हुआ है। जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल के कंटेंट्स आपको यहां नजर आते हैं। फार्मूला बार के अंदर एक तरफ तो आपको नेम बॉक्स में नजर आता है और एक तरफ सेल कंटेंट्स, यानी सेल में लिखा हुआ क्या है वो नजर आता है। अब ये इसलिए हो रहा है कि सेल की चौड़ाई जो है कम है, तो हमें सेल की चौड़ाई जो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आप कहां से बढ़ाएंगे? उसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में कॉलम के अंदर आगे इसकी विड्थ को अंदाजे से बढ़ा के मैं इसको कर देता हूँ 50। जो भी मैंने ओके किया तो देखिए पूरा कॉलम रिसाइज हो गया। इसी तरह फादर नेम भी मैं अंदाजे से रखता हूँ जी, कॉलम विड्थ कितनी जी? 15, इसको भी कर देंगे। एड्रेस थोड़ा लेंथी होगा, उसको मैं उसकी विड्थ जो है मैं कर देता हूं जी 30, ठीक है। अब यही काम आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है वो भी देख लें। ये आपको बी और सी के दरमियान जो लाइन नजर आ रही है इस पर डबल क्लिक करें। दो तरीके हैं, एक तो इस पर डबल क्लिक करें तो जो आपकी सबसे बड़ी एंट्री होगी, अब देखें इसमें सबसे बड़ी एंट्री कौन सी है? फैसल महमूद, वो उसके मुताबिक आपके सेल को रिसाइज जो कर देगा, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे आके माउस का बटन दबा लें, देखें आप ऊपर आगे 8.43, तो उसको दाएं बाएं जो मूव करें, देखें ऊपर पॉइंट्स जो बढ़ते जाए, जितना आपने रखना है उतना उसको रख के तो आप क्या करें, माउस का बटन छोड़ दें, तो ये रीसाइजिंग होगी। अब इस तरफ आपने करना है जी सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए खाना तो बहुत जो छोटा सा है, तो आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा रोज की एक ही साथ हाइट बढ़ा सकते हैं। फॉर्मेट में आए, रो के अंदर आपको मिलेगी हाइट, हाइट में कर देता हूं जी 25, और सिर्फ उनकी होगी जो सिलेक्ट हुए हैं, एक की भी हो सकती है। एंटर दबाया तो ये देखें यहां तक इसकी हाइट जो 25 होगी है, बाकी नीचे वाले सेल जो है वो उसी तरह। अब रीसाइजिंग करने से एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, कि आपके पेज के अंदर जो कॉलम जो कम होते जा रहे हैं। अगर हमने रीसाइजिंग ना की हो तो हमारा पेज, आपने जो कल देखा था गुज़श्ता लेक्चर में, आई कॉलम तक था, ठीक है जी। लेकिन अब जब हमने सेल को रिसाइज किया है तो चीजें पेज से बाहर भी जा रही हैं। तो साथ साथ आपने पेज की चौड़ाई का भी ध्यान रखना है। अगर आपके खाने ज्यादा है, यानी यहाँ पे ईमेल भी आपने आपने लेना है, फिर आपने जेंडर भी लेना है जी, तो ये दो उसके अलावा आपने यहाँ पे, हम कहते हैं जी आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी लेना है नंबर। तो इनको अगर आप रिसाइज करें इन सेल्स को, तो जरा जेंडर और ये इतने सारे आने की तो हमें टेलीफोन के लिए भी जरूरत होगी। अब ये कैसे अंदर आएंगे? एक तो ये है कि आप इनको छोटा जो करें, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाके अपने पेज को लैंडस्केप में ले जाएंगे। जब आप लैंडस्केप में लेके जाएंगे तो उसकी चौड़ाई जो है वो क्या हो गई है,
बढ़ गया। अब भी अगर कोई कॉलम जो बाहर है, बिलफर्ज हमारा कोई एक जो कॉलम है जो हम कहते हैं जी एजुकेशन, वो बाहर है, उसको हमने पेज के अंदर लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, मार्जिन को जो कम करेंगे पेज सेटअप में। ये आपने जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज भी देखी है, वहां पे मैंने पेज मार्जिन के बारे में बताया। तो आपको, आप जो कम से कम जो मार्जिन रख सकते हैं वो शारिया 2.5 होता है। तो मैं शारिया 2.5 इधर और शारिया 2.5 इधर जो रखे, तो मुझे 1 इंच तकरीबन जो फालतू जो मिल गया। तो ये देखें एजुकेशन का खाना इसके अंदर आ गया। ठीक है जी। अब अगर फिर भी इससे ज्यादा होता है तो फिर आपकी मजबूरी है कि वो 2 पेजेस, या फिर आप क्या करेंगे, बड़ा पेज लगा लेंगे। पहले देख लें कि पेज अगर A4 लगा हुआ है तो आप उसकी जगह, ऑलरेडी हमारा लेटर लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, 8.5 इंच बाय 13 इंच का जो बाजार में अवेलेबल है, जिसे हम लीगल पेज कहते हैं, वो लगा के देख लें। तो वो लगाने से मेरे पास 3 नए कॉलम आ गए। अब भी अगर कोई पेज से बाहर है तो फिर आपकी मजबूरी है कि वो 2 पेज के ऊपर उसका प्रिंट जो है वो निकलेगा। तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर बेशुमार लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी बेशुमार चीजें सीखने का मौका मिला होगा। जाने से पहले एक दफा रिक्वेस्ट जो कर दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं वो इससे फायदा उठाएं। शायद मेरी इस कोशिश की वजह से कोई अपना रोजगार लगाने में कामयाब हो जाए, किसी की जॉब हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें लेक्चर सुनने के बाद कि लेक्चर आपको जो कैसा लगा और उसमें किस किस्म की चीज़ों में आप तब्दीलियां जो चाहते हैं, अपनी राय का जरूर इजहार करें। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।